औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़ातिन हज़रात, आज हम जिस मौजू पे आपके साथ बात करेंगे CPDI के इस प्लेटफॉर्म से, वो है माइग्रेशन से मुतल्लिक मसाइल। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मानिया शकील साहिबा। शी वर्क्स एज अ जर्नलिस्ट विद DW एंड शी इज़ वर्किंग ऑन इश्यूज़ ऑफ सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन नेचर। उसको कवर भी करती हैं, उस पर लिखती भी हैं और एक गहरी नज़र भी रखती हैं। तो आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं वो माइग्रेशन के हवाले से है। माइग्रेशन की बहुत सी फॉर्म्स हैं। कुछ उसमें लीगल हैं, कुछ इलीगल हैं, कुछ उसके अंदर और भी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आती हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से ही बात अहम है कि पाकिस्तान के कहा जाता है कि पाकिस्तान सोर्स भी है, पाकिस्तान ट्रांजिट कंट्री भी है और पाकिस्तान डेस्टिनेशन भी है मुख्तलिफ तरह की माइग्रेशन से। आज इस पे जिस मौजूद माइग्रेशन की जिस फॉर्म पे आज हम बात करेंगे वो है इरेगुलर माइग्रेशन। तो मानिया शकील साहबा, वेलकम टू द शो। आप प्लीज़ हमें बताइएगा कि ये आप कैसे देखती हैं इसको, माइग्रेशन को, और ये इरेगुलर माइग्रेशन और दूसरी टाइप की माइग्रेशन में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है? अच्छा, पहली चीज तो ये कि कोई भी माइग्रेशन इलीगल कैसे होती है। इलीगल माइग्रेशन बेसिकली हम इसको जो है इलीगल माइग्रेशन के बजाय जो हम टर्म यूज करते हैं आमतौर से उसको इरेगुलर माइग्रेशन में करते हैं, जो कि इलीगल के ही जुमरे में आती है। उसमें सिर्फ एक चीज नहीं होती कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। उसमें ये होता है कि आप गैर कानूनी तरीके से आप जिस मुल्क से निकल रहे हैं वहां आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए। आप जिस मुल्क में रहने जा रहे हैं आपने वहां की बॉर्डर की जो भी लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो नहीं किए। फिर उसके बाद कुछ कुछ जो हम उसको इलीगल माइग्रेशन में हमने बहुत ज्यादा एक टर्म देखी गई है और पढ़े लिखे लोगों में देखी गई है। वो ये कि वो वीजा लगा के दूसरे ममालिक पढ़ने के लिए या फिर टूरिस्ट वीजे पे जाते हैं और वहां पे जाके स्लिप हो जाते हैं। जो हम ये टर्म यूज करते हैं ना कि स्लिप हो जाते हैं, और वहां स्लिप होने के बाद वो अपनी पहचान बदल के वहां रहते हैं। वो भी इलीगल माइग्रेशन में ही आता है। और या फिर जो है वो जाते तो टूरिस्ट वीजा पर हैं लेकिन वहां पे वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स अगर वो टूरिस्ट वीजा पे 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए गए हैं, या बहुत टूरिस्ट वीजा इतना लंबा नहीं होता, तो वो जो है अगर कम कम ड्यूरेशन के लिए गए तो वहां से निकलने के बाद वो वहां पे जॉब करना शुरू कर देते हैं, जो कि वो भी इलीगल है क्योंकि आप जब टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं तो आपको वर्किंग जो है वो अलाउ नहीं होती। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इलीगल माइग्रेशन के लिए यूज की जाती है, रेगुलर माइग्रेशन के लिए यूज की जाती है, जिसमें सिर्फ जो है इंडिविजुअल्स ही नहीं सरवाइव करते बल्कि पूरे पूरे खानदान हम कई जगह पे देखते हैं कि इलीगल माइग्रेट करते हैं। जो और इरेगुलर इरेगुलर माइग्रेशन जो है, ये दूसरी कौन सी फॉर्म्स है माइग्रेशन की, थोड़ा सा अगर बता दें। एक तो ये हो गया, जैसे आप बात कर रही थी कि डंकी लगाना, शायद इसको कहते हैं इरेगुलर। वो भी एक माइग्रेशन की फॉर्म है जो इलीगल है। और जी, वो फिर डंकी इरेगुलर डंकी से इज द कैसे मोस्ट मुख्तलिफ है? मोस्ट कॉमन टर्म जो यूज की जाती है, वो साउथ एशिया में यूज की जा रही है। डंकी बेसिकली जो लफ्ज है वो उर्दू और पंजाबी का एक लफ्ज है जिसको डंकी है, जिसको लोग कहते हैं जी डंकी लगाया और जी यूरोप चले गए। और जो एक माइंडसेट मौजूद है ज्यादातर हम इसके अंदर चाहे इंडियन पंजाब का साइड हो चाहे पाकिस्तानी पंजाब का साइड हो, हम वहां पे ज्यादातर ये डंकी की टर्म हम सुनते हुए जो है वो हमें नजर आती है। दूसरी चीज ये कि जो डंकी टर्म है ये भी इट्स अ फॉर्म ऑफ इलीगल माइग्रेशन। लेकिन इसमें जो है वो ज्यादातर जो है ऐसा होता है कि पूरी फैमिलीज जो है वो सफर नहीं कर रही होती है, उसमें इंडिविजुअल्स जो है वो काम के सिलसिले में या फिर किसी और जो है मजबूरियों के तहत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं बगैर किसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के। हम्म। अच्छा, तो इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी शायद कुछ है। वो क्या चीज़ है? जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली अमूमन जिस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखी गई है गुज़िश्ता कुछ सालों में, उसमें हम देखते हैं कि जो मिडिल ईस्ट वाला साइड है वहां पे पाकिस्तान से या एशिया से, साउथ एशिया से खास तौर पे लोग जो है मुंतकिल होते नजर आए हैं। अब इसके अंदर जो टर्म यूज की जाती है वो ये यूज की जाती है कि जो लोग यहाँ से काम की जो है वो लेके लिए जाते हैं, मतलब काम उनको बताया कुछ जाता है कि हम इस काम के लिए लेके जा रहे हैं और आपके हमारे हमारे पास मौजूद है आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स और आप हमारे साथ चलें। अमूमन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो बेवकूफ बना के की जाती है।
कि उनको टर्म कुछ और बताई जा रही होती है कि हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप अपना सारे जो पासपोर्ट है और वो सारी चीजें हैं वो हमें दे दें, और फिर उनको बेवकूफ बना के एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाया जाता है। अच्छा, इसमें सिर्फ मर्द हजरात ही शामिल नहीं होते कि वो काम के सिलसिले में जा रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में खास तौर से खवातीन का भी एक बड़ा हाथ देखा गया है, जिसमें वो अच्छा जॉब के ये सिलसिले में। बताइए, चलें उस पर हम बाद में बात करते हैं कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। एक हो गया इरेगुलर माइग्रेशन, जो आपने बताया कि डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे नहीं हैं, वो इरेगुलर माइग्रेशन हो गया। और दूसरी जो है उनमें से एक आपने बताया कि ट्रैफिकिंग है, जिसमें लोगों को बताया कुछ और ले गए दूसरी बिल्कुल जगह पे। कुछ एक टर्म जो है वो ह्यूमन स्मगलिंग भी इस्तेमाल होती है, वो क्या चीज़ है? स्मगलिंग में बेसिकली स्मगल किया जा रहा होता है, तो जो जो स्मगल हो रहा होता है उसे काफी हद तक चीजें पता होती हैं कि हम जो है क्या गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं। अब जो इसमें लोग आपको जा अगर रहे हैं उनको याद खुद हो, से कंसेंट होता है। जी जी, वो कंसर्न भी होते हैं, वो उनको पता होता है कि जी हम जा रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बेसिकली बेवकूफ बना के लेके जाया जा रहा होता है, उनको मैं समझ गया। एक्चुअल सिचुएशन का नहीं पता होता। अगर आपको याद हो कि आई थिंक 2011 या 2012 के दौरान कुछ कंटेनर्स पकड़े गए थे पानी के रास्ते जाते हुए, जो कि पाकिस्तान से जो है वो दीगर मिडिल ईस्टर्न कंट्री की तरफ जो है वो ले जाए जा रहे थे, कि जो है वहां पे जब वो कंटेनर्स में से लोग लोग बरामद हुए और उसमें पता चला कि कई लोग हैं जो स्मगल किए जा रहे हैं। उसमें जाहिर है कि बहुत डेंजरस है ये स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग जो है। वो पानी के रास्ते लेके हम्म। जा रहे थे और वो कंटेनर में मौजूद थे, तो उसमें कई लोग दम घुटने से वो जाहिर है कि वो जान की बाजी भी हार गए। लेकिन जो बात है कि स्मगलिंग होते हुए लोगों को पता है कि जी हम गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं, मीन्स हम कंटेनर्स में छुप के जा रहे हैं। या जो है हम बहुत सी जगह पे देखते हैं कि जो लोग जिसमें जो है बाय लैंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं, तो वो भी इसी तरह से छुप कर किसी चीज में, किसी ट्रक्स में, किसी कंटेनर्स में वो इस तरह से स्मगल हो रहे होते हैं। वो इस बात को अच्छी तरह पहचानते हैं और उनका माइंडसेट ये होता है कि वो दूसरे मुल्क जाकर जो है वो सेटल हो जाएंगे और वो कहीं छुप जाएंगे और वो काम वाम शुरू कर देंगे। देन वो एक कंप्लीट जो है वो उनका माइंडसेट होता है, लेकिन उनको नहीं पता कि ये कितना डेंजरस है और किस किस्म के इसके अंदर रिस्क मौजूद है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मानिए चूंकि आप इन लोगों के ऊपर काम कर रही हैं एज अ जर्नलिस्ट, आप उनकी ज़िंदगी से भी वाकिफ़ यकीनन होंगी। अब थोड़ा सा ये बताएंगे कि लोग किन हालात में ये इरेगुलर माइग्रेशन, हम ज़रा इस पे फोकस करते हैं, इरेगुलर माइग्रेशन पे, कि लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं जैसे आपने बताया, और वो फिर भी किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं। तो वो क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होती हैं कि जिसकी वजह से लोग ये फैसला करते हैं कि वो अपने इलाके को, जहाँ वो एम्बेडेड हैं, जहाँ पे उनको रोजगार है, उसको वो छोड़ दें और वो दूसरी जगह पे चले जाएं? थोड़ा सा जरा ये देखिए, बताइएगा। सबसे मेन टर्म जो यूज की जाती है और वो दुनिया की किसी भी मुल्क में देखी जा रही है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, वैसे तो अब हम फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड का नाम नहीं देते, हम डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग और जो है फास्ट डेवलपिंग कंट्री को कहा जाता है। लेकिन जितने भी ममालिक हैं सब में एक चीज कॉमन है, वो है इकोनॉमिकल फैक्टर, हम्म। पैसा, रोजगार। दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से इरेगुलर माइग्रेशन होती है। अगर हमारे मुल्क में या उस शहर में या उस जगह पर रोजगार मौजूद नहीं है, तो यही सिचुएशन बनती है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए। मेन वजह, वैसे तो अब दीगर एस्पेक्ट्स मौजूद है, लाइक सोशो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट मौजूद है, फैसिलिटेशंस मौजूद है, पॉलिटिकल एक जो है वो चीजें मौजूद है जिसकी वजह से इरेगुलर माइग्रेशन होती है। लाइक अभी हम अगर हम अफगानिस्तान की मिसाल लें, तो वहां पे पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी हुई कि जिसके बाद जो है वो इरेगुलर माइग्रेशन जो है वो अचानक एक्सट्रीम हुई, और हम उसके अंदर देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो होस्ट बना, एक तरह से होस्ट बनना नहीं चाहता था बिकॉज इट वाज इरेगुलर। तो हमने देखा एक बड़ी तादाद में जो है अफगानिस्तान के जो शहरी हैं वो पाकिस्तान में नजर आए, और वो बकायदा अपनी पूरी फैमिलीज के साथ नजर आए, पूरे पूरे खानदान, जो कि ये क्लेम करते रहे कि जी हम वहाँ पे जो है इकोनॉमिकल फैक्टर मौजूद है, वहाँ पे पॉलिटिकल चीजें मौजूद है। सेकंड, वहाँ पे जो फैसिलिटेशन की मैंने बात की, तो फैसिलिटेशन में सबसे पहले आपको एजुकेशन और हेल्थ, ये दो फैक्टर्स हैं जिन जो वजह बनती है। ये भी एक खास वजह है रेगुलर माइग्रेशन की, कि अगर हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पे हमें फैसिलिटेशंस मौजूद नहीं है जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए, तो ये भी एक वजह बन जाती है।
अभी अगर जुबैर साहब मैं इस पे बात करूं तो एक नई टर्मिनोलॉजी जो है वो देखी जा रही है कुछ अरसे से तो नहीं, क्योंकि वो अमूमन जो नजरों से छुपी रहती है, वो थी क्लाइमेट माइग्रेशन। लोग मौसमियाती तब्दीली के बायस भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे होते हैं, जिसके अंदर हम कहीं जो है, अगर हम सिंध की बात करें या पंजाब की बात करें, जो लोग बसे बसाए शहरों में रह रहे थे, अपना कारोबार था वहां पे, मौसमियाती तब्दीली ने इतना मुतासर किया कि पूरे खानदान समेत उनको माइग्रेट करना पड़ा। तो दिस इज ऑल्सो द टर्म जिसकी वजह से जो है हम बहुत बड़ी तादाद में ये माइग्रेशन वाला इशू देख रहे हैं। एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगी कि हम जिस तरह से जो टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं जिसमें फैसिलिटेशन मौजूद है, उसमें गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है। जिस मुल्क से लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं, ये उस मुल्क की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। उस मुल्क का एक बड़ा फैक्टर ये मौजूद है कि आप अपनी अपने जो शहरी हैं उनको फैसिलिटेट ही नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, जिसकी वजह से एक माइंडसेट क्रिएट हो रहा लिविंग है। लिविंग लिविंग कंडीशंस जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है। बल्कि मैं एक माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ काम देख रहा था, तो उसमें आई थिंक अभिजीत बनर्जी ने लिखा कि लोग जो हैं दे दे वांट टू एस्केप जॉज ऑफ शार्क, और फिर वो माइग्रेट आउट करते हैं किसी दूसरे मुल्क में, वो फिर किसी भी तरीके से करें। और इरेगुलर माइग्रेशन की भी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो लेस देन ऑप्टिमल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं इन देयर इन द कंट्री जहाँ पे वो रह रहे होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि जो लोग अपने मुल्क में तो चले मुश्किल में है, अच्छे हालात नहीं हैं, अब वो इरेगुलर माइग्रेशन जो है वो कर रहे हैं, किसी और मुल्क में जा रहे हैं। जब किसी और नए मुल्क में होस्ट कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं? आपका तज्जिया क्या कहता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग देखिए, क्या है इसकी? जो लोग माइग्रेट करके जा रहे होते हैं ना, उनको ये लग रहा होता है कि हम जिस जगह पे मौजूद है, मसाइल सिर्फ उस जगह पर ऐसा नहीं। हम्म। मसाइल सिर्फ उस जगह पर नहीं है जहाँ पे वो रह रहे हैं। एटलीस्ट जहाँ पे वो रह रहे हैं वहां पे उनकी हम्म। नेशनैलिटी उनको मिली हुई है, लेकिन जब वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हम्म। हैं, तो उनके पास वो नेशनैलिटी भी चली जाती हम्म। है। बेसिक नीड और बेसिक हम्म। रिक्वायरमेंट जो आपको गवर्नमेंट से मिल रही होती है, वो तो आपके पास आती भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अफगानिस्तान से आए हुए लोगों की, बांग्लादेश से आए हुए लोगों की, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो खासतौर से बड़े शहरों में मौजूद हैं पाकिस्तान के, और जिसमें हम मुख्तलिफ जबान बोलने वाले जो अफराद को देखते हैं, जिसमें हम कई अफराद जो हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बंगाली भी हैं, उसमें बर्मीज भी हैं, उसमें आपकी डिफरेंट मुख्तलिफ कम्युनिटी, वो गुजरात, इंडियन गुजरात से भी कई एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पे मौजूद है। अ, लेकिन उन सबको एक चीज का सामना बहुत करना पड़ता है। वो फैसिलिटीज भी इंजॉय नहीं कर सकते जो कि एक नेशनल कर सकता है। अफगानिस्तान से आए हुए अफराद, अगर आप उनके मसाइल, जब मेरा अफगान बस्ती में एक बार जाना हुआ और वहां पे लोगों से बात करनी है, तो उनके पास, जो हमारे पास गैस बिजली पानी जो नहीं, मानिए, उनके आवाज। बच्चों उनके पास जो है एजुकेशन सबसे बड़ा मसला होती है। फिर एक बड़ी चीज जो एक्सप्लॉइट हो रही होती है, वो चाहे वो जिस मुल्क से आए उस हवाले से हो, या वो यूथ एक्सप्लॉइट हो रही है, खवातीन एक्सप्लॉइट हो रही है, जिसकी वजह से वो ये सोचते हैं कि जी हम दूसरी जगह जाएंगे तो अपनी जिंदगी बना लेंगे, लेकिन वो जो कुछ बनाने के लिए आते हैं और जो कुछ उनके पास मौजूद होता है, मेरे ख्याल से वो भी खत्म हो जाता है। कहीं पर भी हम दुनिया भर में देखें कि इरेगुलर माइग्रेशन कभी भी बेनिफिशियल साबित नहीं हुई है, और ना हो सकती, क्योंकि उसके अंदर लीगल जो प्रोसेस है वो मौजूद नहीं होता। गैर कानूनी आखिर गैर कानूनी होता है। अच्छा, मानिए, ये जो इरेगुलर माइग्रेशन के आपने प्रॉब्लम्स बताए, कि वजूहत भी बताएंगे किस वजह से होते हैं, और फिर जब दूसरे मुल्क में चले जाते हैं वहाँ भी लोगों की मुश्किलात जो हैं, अगर वो इरेगुलर माइग्रेंट हैं तो वो ठीक नहीं होता, उसको तंदुरुस्त, उसको एक अच्छी ज़िंदगी मुयसर नहीं आती, वक्त लगता है शायद, या शायद कभी भी ना हो सके। वो मुश्किल में और मुश्किल में जाते जाएं। एक प्रोसेस जो इस वक्त गवर्नमेंट की सतह पे जो चल रहा है, जिसे हम बुडापेस्ट प्रोसेस कहते हैं,
आप थोड़ा सा उसके बारे में क्या बताना पसंद करेंगी कि ये क्या है, और ये गवर्नमेंट्स आपस में कुछ कर रही हैं, उसमें शायद सिल्क रूट कंट्रीज भी हैं, वो क्या प्रोसेस क्या है उसमें, क्या किया जी जाएगा? अ, देखिए, बुदापेस्ट जो प्रोसेस है वो बुदापेस्ट प्रोसेस बेसिकली अब उसको शुरू किए हुए भी तकरीबन 35 साल गुजर रहे हैं ना। हम्म। 1991 में उसको स्टार्ट करने का एक जो कह सकते हैं पॉलिसीज मेकिंग और वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2010 में इसके सिल्क रूट्स बनाए गए। मींस ऐसा नहीं कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है बुदापेस्ट प्रोसेस पे। लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है कि हर मुल्क इसमें शामिल होके कोई सिल्क रूट नहीं बना सकता। फिलहाल जो इसमें शामिल है उसमें 6 ममालिक शामिल हैं पाकिस्तान समेत, जो कि सिल्क रूट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि यूरोप की जानिब जाते हैं और मिडिल ईस्ट की जानिब जाते हैं। तो वो सिल्क रूट इस तरह से क्रिएट करें कि वो कहीं ना कहीं इन चीजों को स्मूथ बनाए, कि लोग जो यहाँ पाकिस्तान से दीगर मुल्क जाने की या पाकिस्तान आने की, मतलब जो जो एक सिल्क रूट मेंटेन हो वहां पे इलीगल जो चीजें हैं वो काफी हद तक फैसिलिटेशंस में तब्दील हो जाए। पर सवाल ये उठता है कि जब इरेगुलर माइग्रेशन हो रही होती है उसमें इलीगल प्रोसेस के थ्रू ही क्यों लोग आसानी से जाना चाहते हैं। एक हम सोचते हैं ना कि लोग क्यों जा रहे हैं, तो क्योंकि लीगल प्रोसेस इन्होंने इतना मुश्किल किया हुआ है और इतना लिमिटेड किया हुआ है कि लोग उसकी वजह से वो इलीगल की तरफ जाते हैं। बुदापेस्ट जो प्रोसेस बना रहे हैं उसके थ्रू जो सिल्क रूट अगर मेंटेन हो जाते हैं 6 ममालिक के दरमियान ही, हम बाकी और ममालिक का ऐड होना तो चले एक बात की बात है, लेकिन अगर ये 6 जो ममालिक हैं पाकिस्तान समेत, अगर ये सिल्क रूट मेंटेन कर लेते हैं तो कुछ हद तक हम इस इलीगल प्रोसेस को लीगलाइज करने की कोशिश करेंगे, और जो लिमिट किया गया है लीगल प्रोसेस को, वो जो है कुछ लोगों को उसका एक्सेस ज्यादा मिल जाएगा। सो यानी कि ये गवर्नमेंट जो है जितना ज़्यादा लीगल माइग्रेशन को बेहतर करेंगे, बुडापेस्ट प्रोसेस ये कहता है कि आप रेगुलर माइग्रेशन जो है उसकी कंडीशंस को बेहतर करें, लोगों को इन्फॉर्म भी करें, लोगों को हैजर्ड्स ऑफ केयर करें, बिल्कुल। इरेगुलर माइग्रेशन बताएं। अच्छा, पिछले दिनों हम देख रहे थे कि बहुत से लोगों को डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से जहाज़ों से ऑफलोड कर लेता था एफआईए। मोहसिन नकवी साहब ने इस पर काफ़ी काम किया। क्या जी ये जी भी जी इस प्रोसेस का पार्ट है कि आप लोगों को मूव आउट ना करने दें कि वो किसी आगे मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएं? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। असल तो हमें अपने मुल्क की सरहद को सिक्योर करना जरूरी है ना, कि अगर कुछ लोग जो हैं हम्म। वो कुछ इलीगल इलीगल ना भी सही, लेकिन अगर मुकम्मल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, मीन्स कि आपके पास मुकम्मल हम्म। प्रोसेस नहीं हुआ, लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, आप अपने हम्म। ही मुल्क में उसको इतना स्ट्रिक्ट कानून बनाएं, चाहे वो एफआईए के थ्रू हो या फिर जो दीगर प्रोसेस के थ्रू हो, कि आप अपने मुल्क से ही बाहर ना निकलने दिया जा सके। जब आप अपने मुल्क में ही इस इन सारी इंक्वायरीज को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ हद तक हम इसके अंदर एक चेंज ला सकते हैं कि यहाँ पाकिस्तान से लोग बाहर ना जाएं। और जो लोग खास तौर से जो बाहर जा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट चेक होना तो पॉसिबल, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं उनके भी तमाम तर हम्म। डॉक्यूमेंट्स को पूरे लीगल प्रोसेस के थ्रू चेक होना बहुत जरूरी है। हम्म। ताकि उनकी जो उनकी जो प्रोटेक्शन है लोगों की, जब वो माइग्रेंट्स आए तो उनकी ज़िंदगी को, उनके माल और जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। तो शायद इस तरह की चीज़ें जो हैं इसमें शामिल जी जी बिल्कुल। हैं और बुडापेस्ट इसके में। अंदर इलीगल माइग्रेशन में सिर्फ पाकिस्तान के अगर हम केसेस की बात करें तो गुज़िश्ता 3 से 4 सालों में तकरीबन 500 के करीब अमवात देखी गई, जो कि एक बड़ी फिगर है। जो लोग अच्छा। इरेगुलर एक इरेगुलर माइग्रेंट जो माइग्रेशन जो करने की कोशिश कर रहे थे उसमें तकरीबन 500 के करीब ऐसे अफराद हैं जो कि पानी के रास्ते, हम्म। जो कि कंटेनर्स के रास्ते, जो कि दीगर और जगहों से इरेगुलर माइग्रेशन जो है अपना रहे थे। और वो फिर जाहिर सी बात है कि वो क्योंकि किसी न किसी तरह से मुख्तलिफ चीजों का शिकार हुए और वो अपनी जान भी गवा बैठे, तो ये बहुत रिस्की है, बहुत डेंजर है। कि इसमें इतना ज्यादा रिस्क होता है कि अगर हम पैसा कमाने जा रहे हैं तो पैसा कमाना या फैसिलिटेशन से बहुत दूर की बात है, अपनी जान को, अपने आप को जिंदा रखना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। मैं जब ये देख रहा था इसको, आपके साथ पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे इस सिलसिले में माइग्रेंट्स के हवाले से, तो एक हमें जो चीज़ नज़र आती है ख़ासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में, बल्कि तकरीबन हर होस्ट कंट्री में होती है जहाँ पे माइग्रेंट्स आ रहे होते हैं, कि वो एंटी माइग्रेशन सेंटिमेंट वहाँ पे जन्म लेता है।
तो आई थिंक बुडापेस्ट प्रोसेस में कहीं पे ये चीज़ भी शामिल है, ये होनी चाहिए। आई थिंक कुछ है भी इसमें कि आपने माइग्रेशन हम्म। को सपोर्ट भी करना है, ताकि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइग्रेंट्स कम हो, रेसिज्म का एलिमेंट उसमें ना हो, जीनोफोबिया कम हो। मैं अगेन रेफरिंग टू बनर्जीज वर्क ऑन माइग्रेशंस, खासतौर पे उनकी जो किताब है पुअर इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने तज़किरा ये किया हुआ है कि जब रेगुलर माइग्रेशन होती है, लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं, जो मैं पाकिस्तान में भी आपको मिसाल देता हूँ। तो जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो ये जो सप्लाई एंड डिमांड कर्व है, ये राइटवर्ड शिफ्ट करता है, आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन बेहतर होती है। जैसे जब पाकिस्तान बना तो बहुत से लोग जो हैं वो यूनाइटेड प्रोविंसेस से, जिनको हम उर्दू स्पीकिंग इलाके कहते हैं, वहाँ से यहाँ पे आए, कराची में, हैदराबाद में, लाहौर में, पंजाब में भी। तो वो अपने साथ एक दस्तरखान की एक पूरी रेंज लेके आए। उनके पास टेक्निकल स्किल्स भी थी, मतलब पाकिस्तान की जो अर्ली एग्जैक्टली। ब्यूरोक्रेसी थी वो वहाँ से आती थी। सो देर आर बेनिफिट्स टू द होस्ट कंट्री एज वेल। अगर वो रेगुलर माइग्रेशन है, ऑर्गेनाइज्ड माइग्रेशन है, जैसे हमारी पहले फेज में पाकिस्तान में होती रही है, और वो अगर होस्ट कंट्रीज को सपोर्ट करें, तो आई थिंक रेगुलर माइग्रेशन इज नॉट रियली बैड बैड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया। तो ये सिल्क रूट एग्जैक्टली। कंट्रीज को। एग्जैक्टली रेगुलर माइग्रेशन पे अगर जी आपने जिस तरह से जिक्र किया कि उर्दू स्पीकिंग की बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान के बड़े शहरों में आई, जो कि तालीम याफ्ता भी थी, जो कि स्किल्स भी बहुत रखती थी। उसमें अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान में जब रेगुलर माइग्रेशन के थ्रू, मतलब आपके लीगल प्रोसेस के थ्रू उर्दू स्पीकिंग की एक बड़ी तादाद कराची की तरफ आई, तो औरंगी टाउन में एक बस्ती कायम हुई जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कहलाती है, औरंगी टाउन में। लेकिन हम्म। उसके अंदर एक चीज अच्छी देखी गई कि वहीं के लोग, क्योंकि रेगुलर माइग्रेंट तो थे लेकिन उनके पास कोई और सरमाया नहीं था, वो यहाँ पे आके कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे। तालीम तो थी लेकिन उसको यूटिलाइज करना बहुत मुश्किल था। तो हम्म। स्किल्स से जॉब नहीं थी, तो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जो कि ओपीपी के नाम से था, औरंगी पायलट प्रोग्राम। उस पायलट प्रोग्राम में हर उस शख्स को जगह दी जा रही थी जो कि दूसरे मुल्क से, ज्यादातर लोग जो है वो इंडिया से और बांग्लादेश से जो है वो माइग्रेट होके पाकिस्तान आए थे। और उन्होंने आके यहाँ पे, क्योंकि नौकरियां नहीं थी, तालीम के मौके नहीं थे, और उसके अंदर उन लोगों ने काम करना शुरू किया। उन्होंने एक पूरी कम्युनिटी कायम की, जिसके बाद जो है वो फैसिलिटेशन जो है उन्होंने स्टार्ट की। तो हम देखते हैं कि ठीक है, हम आज भी इसको जो है औरंगी पायलट प्रोग्राम को हम उस तरह से देखते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कायम हो गई। लेकिन अगर आज भी हम देखें तो वहां से कई ऐसे अफराद हैं जो बहुत स्किल्ड हैं और आज भी वहां पे मौजूद हैं, और उससे पाकिस्तान को भी फायदा हुआ। जो लोग पढ़े लिखे थे उन्होंने फिर पाकिस्तान को भी फायदा दिया, और वो फिर जाहिर है कि यहाँ की जो है वो नेशनैलिटी रखते थे, और फिर वो उसके बाद फिर अ, एक एक बड़ा नाम कमा रहे हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे खुद ग्रैंडफादर जो है वो 1970s में जो है वो पाकिस्तान आए थे, और हम हमने बल्कि पूरी, ये मतलब औरंगी हमारी जो पायलट पूरी प्रोजेक्ट, जनरेशन है वो। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की आप बात कर रही हैं, तो डॉक्टर अख्तर हमीद खान साहब ने ये शुरू किया था, और उनके साथ यस एग्जैक्टली। सीपीआई की इनिशियल फंडिंग थी। ही वाज आल्सो फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विस, और इन्होंने ही वाज एग्जैक्टली। मुस्लिम। इन्होंने जो स्टार्ट किया था, बल्कि ये बहुत पायनियरिंग वर्क है। ही वाज रिक्वेस्टेड बाय प्रेसिडेंट अयूब, एंड इन्होंने कोमिला में, बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने रूरल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम शुरू किया था। और जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं वहाँ पे उस वक्त कैप्टन थे जब वो वहाँ पे प्रोसेस चल रहा था। ही वाज आल्सो फेमिलियर विद दिस वर्क। तो उन्होंने बड़ी, उनकी भी जब ये पाकिस्तान में वो जब वो गवर्न कर रहे थे यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ आल्सो वांटेड टू हैव स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज। ये वहीं से उनके जहन में वो तस्वर था, और पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी वो लेके आए, बाद में वो कंटिन्यू नहीं किया। सो इसकी ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये माइग्रेशन को भी, यानी कि जो जो माइग्रेंट्स हैं
उनको उनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए और होस्ट कंट्री में उनको एक बेहतर ह्यूमन कंडीशंस उनको देने के लिए भी एक ये कोशिश थी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू टॉक्ड अबाउट। अच्छा, थोड़ा सा बस हम लास्ट एक आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, आपका भी वक्त कीमती है। उसके बाद हम मज़ीद भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे और पॉडकास्ट भी इस पे करेंगे, जैसे जैसे आपका ये जर्नी जो है, यू आर कवरिंग दीज इश्यूज ऑफ सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन नेचर, स्पेशली माइग्रेशन, इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। अब थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान से जो मूव आउट करते हैं लोग इरेगुलर, अगर उसको हमने रेगुलर माइग्रेशन में कन्वर्ट करना हो, और वो लोग बाहर जाके शायद पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर रेमिटेंसेस दे सकें, पाकिस्तान के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकें, तो आप क्या सजेशंस देंगी? आपका क्या है अब तक एक्सपीरियंस? अ, अभी अगर हम गुज़िश्ता कुछ सालों की बात करें, हम ऐसे तो हम देखते हैं कि जब से 1970s के बाद से ज्यादा माइग्रेशन हमें देखने में आई है कि पाकिस्तान में लोग आए हुए हैं और पाकिस्तान से लोग बाहर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चंद सालों की बात जी। करें तो इसके अंदर हमने देखा है कि यूथ की एक बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट वीजा पे बाहर जाते हैं, और जो कुछ लोग वर्किंग वीजा पे बाहर जाते हैं, लेकिन वो फिर इरेगुलर माइग्रेशन में किसी ना किसी तरह कन्वर्ट हो जाते हैं कि वो पढ़ने के लिए गए हैं, तो फिर वो अपने जो उनके स्टडी वीजा जितने ड्यूरेशन का है वो कंप्लीट होने के बाद वहां से स्लिप हो गए, या वो वर्किंग के लिए गए, वो टूरिस्ट वीजा पे गए हैं, तो फिर वो अपना ड्यूरेशन जो है वो पूरा करने के बाद भी वहां से स्लिप हो गए। इसको अगर हम थोड़ा स्मूथ बना, उसके अंदर सबसे, देखिए, हम एक चीज को तो हमें जहन से निकाल देना चाहिए कि हम मुकम्मल तौर से इसको टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हम माइंड सेट चेंज नहीं कर सकते, हम्म। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर कर सकते हैं। उस अवेयर करने में सिर्फ हमें अवेयरनेस जरूरी नहीं है, साथ साथ हमें वो फैसिलिटेशन जरूरी है जो हम अपने मुल्क में प्रोवाइड करें। और उसके अलावा जैसे कि एक चीज जो अभी सिल्क रूट बनाया जा रहा है, दिस इज अ गुड फैक्टर, जिसके थ्रू हम प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं। हम इनलीगल माइग्रेशन को या माइग्रेशन को नहीं रोक सकते। बेहतर ये है कि हम उसको लीगलाइज करके उसको स्मूथ प्रोसेस करें, ताकि इरेगुलर माइग्रेशन ना हो, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है, डेंजर बहुत है। लेकिन हम उसको लीगल बनाकर एक एक स्मूथ प्रोसेस के थ्रू बाहर भेजा जाए। और उनको क्योंकि लोग, हर शख्स अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्री में मुंतकिल हो रहे हों या जो है यूरोपियन कंट्री में मुंतकिल हो रहे हैं। तो लोगों का मकसद अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो जब हम बेहतर बनाने के लिए जा रहे हैं तो लीगल प्रोसेस के थ्रू जाएं। अभी सिर्फ 6 ममालिक ही शामिल हुए हैं सिल्क रूट में, लेकिन अगर हम दूसरे ममालिक भी अगर हम आगे जाके देखें शामिल हो जाएं, तो उसके बाद हम पाकिस्तान के ऊपर जो एक इरेगुलर माइग्रेशन का जो एक बड़ी तादाद है उसको हम कम कर सकेंगे। खत्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है ये काम। फिर उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनको हमने अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया। तो हम उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको आसान बना सकते हैं। हम उसके अंदर लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि इसमें क्या रिस्क है, कितना डेंजर हो सकता है, और ये खुद अपनी जान के लिए कितना डेंजर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम उसको, कहीं उस प्रोसेस को स्मूथ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। आई थिंक जो माइग्रेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वो इम्प्रूव करने की शायद ज़रूरत है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। और शायद इन कंट्रीज़ को अपनी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर भी कुछ हार्मनी लेके आनी चाहिए। और एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इस तरह के होने चाहिए कि जिसमें जैसे पाकिस्तान के लोग जब वो स्किल्ड हों, तो उनकी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो दूसरे मुल्कों में एक्सेप्टेबल हों, और वो दूसरी जगह कहीं अगर माइग्रेट आउट करते हैं तो वहाँ पे हों। अच्छा, तीसरा बल्कि जो पॉइंट है, मुझे लगता है कि एक और बहुत इम्पोर्टेंट है, मानिए, वो ये कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस प्रोसेस का कहीं पार्ट हो, कोई ऑब्जर्वर स्टेटस उसका हो, क्योंकि ये मिनिस्ट्रियल सारे प्रोसेसेस हैं, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट माइग्रेशंस को मैनेज किया जाता है। तो देयर हैज़ टू बी सम रूम फॉर जर्नलिस्ट टू हैव अ लुक एट वहाँ पे क्या निगोशिएशंस हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। एटलीस्ट ऑब्जर्वर के लेवल पे एक विंडो जरूर क्रिएट होनी चाहिए, अगर है तो उसको स्ट्रेंथन करने की एग्जैक्टली। भी जरूरत है।
नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई स्पेसिफिक विंडोज तो मौजूद नहीं है जो कि पूरी तरह इन चीजों पे गहरी नजर रखे, बट ये बनने की बहुत जरूरत है। अगर हम धन्यवाद। इस वक्त अगर आपने जैसे सिविल सोसाइटी का जिक्र किया, तो उसमें हम पढ़े लिखे तबके को अगर हम देखें, तो क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं हम, अगर कराची या पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बात करें, तो कितने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिनकी डिग्रीज जो है वो पाकिस्तान से बाहर वैलिड ही नहीं मानी जा रही। ये भी एक रीजन है। आप जब देखते हैं कि यंगस्टर्स बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपनी डिग्रीज को देखते हैं कि उनकी डिग्रीज जो है वो एफिलेटेड नहीं है। वो डिग्री जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेशन बहुत जरूरी होती है, वो एफिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि जी बाहर जो है हम जाएंगे तो हमें कोई काम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। और वो अगर वो अपनी डिग्रीज लेके बाहर जाते भी हैं, तो बहुत सी जगह पे वो डिग्री एक्सेप्टेंस भी नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जो बड़े इदारे हैं, जहां से लोग पास आउट होके यही सोच के निकलते हैं कि जी हम एक अच्छी अपनी जिंदगी का मेयार बनाएंगे और हम जो है बाहर जाके उसको यूटिलाइज कर सकेंगे, तो वो एक उसमें भी क्योंकि डिफिकल्टीज हैं। तो सिविल सोसाइटी हो, एक पढ़ा लिखा तबका हो, ये भी इसमें एक बड़ी तादाद शामिल है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतनी है, आपके पास फैसिलिटेशन की कमी है अपने मुल्क में, तो ही ये जो है माइग्रेट करते हैं। अगर अपने ही मुल्क में ये तमाम सहूलियात मैसर आ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो इतनी बड़ी तादाद में देखा जाएगा। दोस्त बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो काम आप कर रही हैं एज अ जर्नलिस्ट डीडब्ल्यू के साथ, और वैसे भी आप जैसे हमारे साथ अब आप बात कर रही हैं, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों के को अवेयरनेस हो कि ये प्रोसेस है क्या, और रेगुलर माइग्रेशन इज़ बेटर देन इरेगुलर माइग्रेशन, और उसके लिए अपने आप बिल्कुल। को। अच्छा, इसमें कुछ एक चीज ड्रामा हमारे ड्रामा भी कोई रोल प्ले कर सकता है? जी ज़रूर, आप पहले बात कीजिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं आपकी बात पे ही आने वाली थी कि अब हम देखते हैं कि चाहे वो बॉलीवुड हो या कुछ पाकिस्तानी जो है ड्रामाज हो, हम हम्म। देखते हैं कि कुछ लोगों को माइंडसेट जो है वो क्लियर करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए इस तरह के ड्रामास और इस तरह की सीरीज बनाई जाएं और जा रही हैं। कुछ चीजें अच्छा। हमने देखनी, जब हमने देखा बॉलीवुड मूवीज ऐसी हैं जिसमें ऑब्वियसली शाहरुख खान इज अ बिग नेम, तो उन्होंने भी ये डंकी के हवाले से फिल्म की। और उसके अलावा भी हम देखते हैं कि कई ऐसी जो है मूवीज और सीरीज हैं जो कि इरेगुलर माइग्रेशन के हवाले से की जा रही है, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए। हमारे साथ इशू ये है कि जो हमारे वो तबकात हैं, जहाँ पे हम सिंध के कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि जहाँ पे फैसिलिटेशंस की ऑफ कोर्स कमी है, वहाँ पे तालीम की कमी है, या पंजाब में है कि वहाँ पे अवेयरनेस की या तालीम की कमी है, वहाँ पे माइंडसेट ये बना हुआ है कि जी हम अगर पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो हमारी हम्म। जिंदगी संवर जाएगी। उन हम्म। इलाकों में जाकर अगर अवेयरनेस सेशंस किए जाएं, और अब अवेयरनेस सेशंस करना इसलिए थोड़ा सा आसान हो गया है कि हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है। सोशल मीडिया के थ्रू हम उनको अवेयर करें, और उनके लिए कुछ ऑफ कोर्स ऐसी सीरीज बनाई जाए, या जो हमारे ड्रामास एंड फिल्म मेकर्स हैं वो खास तौर पे इन टॉपिक्स को हाईलाइट करें, ताकि ये जो एक बड़ा एक सोशल इशू है, इसको टैकल किया जाए। और उसके बाद जो है हम उन सीरीज को जो है मुख्तलिफ इलाकों में फैलाया जाए, उसकी जो है रीच ज्यादा बढ़ाई जाए, ताकि लोग जो है कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट जो है वो क्लियर किया जाए। क्योंकि देखिए कहने को तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किताबों से इल्म हासिल किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल लोग मोबाइल फोन से ज्यादा जो है अवेयरनेस हासिल कर रहे हैं। तो जो चीज अवेयरनेस हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो उसको उसी तरह से मैसेज पहुंचाया जाए। बल्कि मैं कहूंगी कि जो हमारे वो अफराद हैं जो कि जिनकी बातें सुनी जाती हैं, चाहे वो हमारे सेलिब्रिटीज हों, क्रिकेटर्स हों, जो हमारे एक बड़ा तबका है जिनको सुना जाता है, अगर वो इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो हम्म। आवाम तक पहुंचाएं कि भाई ये एक खतरनाक चीज है, इसमें कई रिस्क हैं, जानी खतरा है, माली खतरा है, इज्जत का खतरा है, तो बहुत सारे जो आपकी वायलेशन है वो रुक जाएंगी, रुक जाए या कम हो जाए। तो ये एक प्रोसेस किया जा सकता है जिसके थ्रू जो है हम एक अवेयरनेस फैला सकते हैं, लोगों का माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली की तरफ लाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मानिए, आपने वक्त दिया और बहुत अहम मौजू पे आपने हमारे साथ बातचीत की। होपफुली ख़वातीन हज़रात को जो हमें देख रहे हैं उनको अच्छा लगा होगा ये प्रोग्राम। ख़वातीन हज़रात, आपको अगर कोई कमेंट्स हैं आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, इसको शेयर भी कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे इस चैनल को।
मानिया का नाम अगर आप सर्च करेंगे तो इंटरनेट पे आपको वो भी मिल जाएगा, उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शी इज़ वर्किंग ऑन अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट इरेगुलर माइग्रेशन। इसके अलावा दो बड़े इदारे और भी इस पे काम करते हैं। एक आईसीएमपीडी है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन है। डीडब्ल्यू इसमें बड़ा अच्छा एक किरदार अदा कर रहा है। तो होपफुली ये जो सिल्क रूट प्रोसेस है, इट बिकम्स अ सक्सेस स्टोरी इन मैनेजिंग, इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेशंस, उसको रेगुलराइज करने में और माइग्रेंट्स की एक्सेप्टेबिलिटी इन होस्ट कंट्रीज इंप्रूव करने में, और ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने में, ये तमाम चीज़ें मददगार साबित होंगी। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजू के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।